चलिए तो आरंभ करते हैं हम लोग कल से कुछ बातें रिपीट करते हुए। कल प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757। तो कहानी हम लोग बंगाल की स्थिति पढ़ रहे हैं और बंगाल की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके थे कहां? प्लासी के युद्ध। क्या हुआ था प्लासी के युद्ध में? कौन जीता? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। स्पष्ट रूप से सिराजुद्दौला और क्लाइव। सिराजुद्दौला और क्लाइव। अंग्रेजों का नेता कौन है? क्लाइव। ठीक है बात। सिराजुद्दौला और क्लाइव। क्लाइव जो है यहां पर मौजूद रहा और क्लाइव ने जो है षड्यंत्र पूर्वक सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। वास्तव में अगर पूछेगा कि सिराज की हत्या किसने करवाया, क्या बोलोगे? मीर जाफर के बेटे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग से करवाया। ठीक है बात। और अंततः हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की हो गई क्या? मृत्यु। अब नवाब तो मारा गया। अब नवाब मारा गया मतलब स्पष्ट निर्णय है कि भैया जीता कौन है इस बार? क्लाइव। अभी कोई संधि वंधि कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या है? संधि तो पहले हो चुकी है ना। युद्ध के बाद क्या संधि होना? संधि तो पहले हो चुका है। संधि किसके बीच हो चुका है? मीर जाफर और मीर जाफर के बेटे ने मीरन ने ही मोहम्मद बेग से इसकी हत्या करवाई ताकि अब नवाब कौन बनेगा? हम लोग नवाबों की कहानी ही तो पढ़ रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग कि भाई बंगाल के क्षेत्र में 1717 के बाद से जो है नवाबी जो है मुख्य रूप से किसके हाथ में रही? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद फिर 27 से लेकर 39 तक, 27 से 39 तक किसके पास? सुजाउद्दीन। 39-40 सरफराज और 42-56 अलीवर्दी खां और 56-57 में सिराजुद्दौला। अब 57 में कौन बनने वाला है बोलो? कौन बनेगा? मीर जाफर। मीर जाफर जो है गद्दी पर बैठा 1757 से कब तक बैठेगा ये? 60 तक। कब तक बैठेगा ये? 60 तक बैठेगा। 60 में क्या होता है, इसके कार्यकाल में क्या होता है वो समझते हैं। मीर जाफर ने जो है वादा किया था अंग्रेजों को। क्या वादा किया था? कि वो उन्हें कलकत्ता में के संपूर्ण क्षेत्र में क्या करेगा? व्यापार का पूर्ण अधिकार देगा। वो सारे अधिकार तो देगा ही जो क्या है बादशाह ने दिए हैं, है ना। वो सारा कुछ तो देगा ही देगा। उसके अलावा भी कुछ बातें थी। क्या? कि वो उनको कासिम बाजार और ढाका में भी, कहां? ढाका में भी किलेबंदी करने देगा। साथ ही साथ में वो पूरे के पूरे क्या है बंगाल क्षेत्र में उनके व्यापारिक एक अधिकार को स्वीकार करेगा। इस प्रकार की तमाम तरीके की बातें। एक बात और कि वो क्लाइव और उसके क्या है सैनिकों को भी क्या करेगा? पुरस्कृत करेगा। इस प्रकार की चीजें जो है इनके बीच में डील हुई थी और मीर जाफर ने वो सारा चीज किया भी। नवाब बन गई, पहली पहली खुशी है। राजा बन रहा हूं सोच करके, ये राजा बनने का इसको क्या है? राजा बन के इतने सारे अधिकार मिलेंगे, पैसा मिलेगा, खाली ये पता था। नवाब की जिम्मेदारी क्या होती है उसके बारे में इसको पता नहीं है। नवाब की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेखबर टाइप का इसने क्या किया? हरकत किया। पूरा पैसा लुटा दिया किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। किसके ऊपर लुटा दिया? अंग्रेजों के ऊपर। और अंग्रेजों के ऊपर इसने पूरा का पूरा पैसा लुटा करके अपना जेब कर लिया खाली। अब जिस नवाब के पास पैसा ना हो उसी को इज्जत होगी क्या? इसके साथ भी वैसे ही हुआ। अंग्रेजों को लगातार ये उपहार पे उपहार देता रहा 3 साल तक। अच्छा, इसके पास में देखो हुआ क्या बीच में। अब भाई इतना पैसा लुटा दिया लेकिन नवाब को कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ अन्य चीजों में भी तो खर्च करने पड़ेंगे। इतने लोग उनको पेमेंट करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो जब इसको पता चला कि रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो इसने फिर देखा तो जमींदारी भी सही तरीके से नहीं चल रही। जमींदार लोग अंग्रेजों के साथ दोस्ती वगैरह किए हुए हैं। तो कुछ जमींदार थे, राम नारायण वगैरह, कुछ ऐसे जमींदार थे। तो ये क्या है उन जमींदारों को चेंज करना चाह रहा था कि नहीं भाई आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मैं अभी चेंज करने वाला हूं। वॉटसन और क्लाइव आ गए भाई साहब इसके पास
कैसे आप जमींदार को चेंज कर देंगे? सब अच्छे दोस्त हैं हमारे, आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। वो लोग जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, चुपचाप अपने काम से काम रखो। ये नवाब है जिसको क्लाइव आके चमका के जा रहा है, जो जमींदार जितना दे रहे उतना चुपचाप रख, सब मेरे दोस्त हैं। और मीर जाफर चुपचाप बैठा रहा। ये केवल एक छोटी सी घटना नहीं है, ये इस बात को बतलाती है कि बंगाल के नवाब कहलाने मात्र के लिए था, बाकी उसके बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में, उसके हर निर्णय में प्रभाव किसका था? अंग्रेजों का। किसका प्रभाव था? अंग्रेजों का। इसीलिए ये मीर जाफर को क्या बोला गया? क्लाइव का गधा। क्या बोला गया इसको? क्लाइव का गधा बोल दिए कि ये है क्लाइव का गधा। लेकिन गधे की भी एक उम्र होती है, कभी तो बूढ़ा होगा, जब वो काम नहीं आएगा तब वो गधा क्या बन जाएगा? अब बोझ तो उठा नहीं पा रहा है तो खुद बोझ बनेगा। कुछ समय बाद में क्या होता है, क्लाइव की जरूरत कहीं और आन पड़ती है और क्लाइव को जो है ट्रांसफर दे दिया जाता है कि आप निकलो बंगाल से, आप पहुंचा कहीं और यहां पर क्लाइव के जाने के बाद कुछ समय के लिए रिक्तता रहती है। क्लाइव के तुरंत बाद यहां स्थानापन्न गवर्नर बनता है और दोबारा एक जबरदस्त नाम आपको सुनने मिलेगा, हॉलवेल। कौन याद है? हॉलवेल, अलाइव द वंडर, भैया भैया मोला मारा थे, है ना। अब वो अपना पद बड़ा कर चुका है भाई। क्लाइव यहां गवर्नर के तौर पर था और जब उसको यहां से ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, वो कहीं और चला गया, तो उस दौरान कुछ समय के लिए, मैं बोल रहा हूं स्थानापन्न टाइप का ना, एडहॉक टाइप का, कौन बना है? हॉलवेल। फिर हॉलवेल था तो उसने पूरे सिस्टम को देखा समझा एज गवर्नर, और उसके बाद फिर वास्तविक गवर्नर बन के चला आया विंसीटाट। कौन बन के चला आया? विंसीटाट आया, देखा यार कंपनी अच्छा काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, यहाँ अंग्रेजों का बोलबाला सब कुछ। अब उसको तो वेल सेटल्ड मिला है ना यार। देखो उधर में क्या हो चुका है, 60 में वो आया। कब आया? 60 में विंसीटाट आया। 60 तक क्या क्या हो चुका है? कब आया मैंने बोला? 1760। अब तक क्या क्या हो चुका है? अब तक 1759 बेदरा हो चुका है, प्लासी हो चुका है। 1760 में हमको पता है वांडीवॉस हो गया, है ना। मतलब बड़े युद्ध तो हो चुके हैं। भले ही इसका निर्णय 1763 के पेरिस के संधि से आएगा, लेकिन कुल मिलाकर के फ्रांसीसी यहां खत्म हो चुके हैं, ये बात तो तय हो चुका था। तो वेल सेटल्ड फॉर्म। हाँ, एक युद्ध होगा, वो कब होगा? 1761। लेकिन उस युद्ध में अंग्रेजों का रोल नहीं है, उसका इफेक्ट अंग्रेजों के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। क्या हुआ था 1761 में? पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों को लाभ बहुत पहुंचाया, क्योंकि पानीपत के युद्ध में मराठा इतने बुरी तरह से हार गए कि यह बात तय हो गया कि भारत में अब मराठा शासन नहीं कर सकते, और इसलिए अब भारत में शासन करने योग्य केवल और केवल एक ही शक्तिशाली समूह बाकी था, जो समूह था ईस्ट इंडिया कंपनी। है विदेशी लोग, लेकिन अब उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, भारत में कोई शक्तिशाली समूह ही नहीं है। समझ में आई बात? हमारा कोई राजवंश, कोई भी क्या है, साम्राज्य नाम का चीज नहीं था। तो 1761 इसी टाइम पर कौन आया? मैंने बोला विंसीटाट। विंसीटाट आया। विंसीटाट को हॉलवेल जाकर बताया, हाँ भाई देखो ऐसा है कि अब देखो इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका एक्सपीरियंस काल कोठरी की घटना से लेकर अब तक का पूरा एक्सपीरियंस उसने शेयर किया, सिराज के बारे में, मीर जाफर के बारे में। और उसने बताया कि मीर जाफर अब वैसे काम का है नहीं, तो मीर जाफर से जितना वसूलना था ना, वसूल चुके हैं कौन? क्लाइव। कौन वसूल चुके? क्लाइव। तो अब मीर जाफर को हटाने का समय आ गया, सिर्फ इसलिए कि मीर जाफर अब क्या है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ना रही, इसलिए मीर जाफर को पद से हटा दिया गया और नया नवाब बनकर के कौन आ गया? मीर कासिम। कौन आ गया भाई? मीर कासिम। और मीर कासिम नवाब बन गया 1760 में। ये रहेगा 63 तक। कब तक रहेगा? 63 तक अब ये नवाब बना रहेगा। मीर कासिम कोई और नहीं बल्कि मीर जाफर का दामाद ही है। क्या ये मीर जाफर का जमाता या दामाद? चलिए लिखिएगा इस बात को एक बार अच्छे से। तो हुआ ये कि मीर जाफर को हटाकर अब किसको बना दिए? मीर कासिम को। अच्छा, जो मीर कासिम है, ये मीर कासिम दामाद ही है किसका? मीर जाफर का।
मीर कासिम को जब बनाए तो मीर कासिम ने कुछ दो चार क्षेत्रों को क्या कर दिया, अंग्रेजों को और दे दिया। अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र और दे दिए कि भाई ये सारे क्षेत्र जो है और जमींदारी के तौर पर ये क्षेत्र आप रखो। और उसने अंग्रेजों से वादा लिया। ठीक है, पहले पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद फिर मैं इकट्ठे लाइन से लिखवा दूंगा कुछ मेन पॉइंट्स को। ठीक है, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को कुछ जगहों को दे दिया और उसके बदले अंग्रेजों से लिया उसने वादा। क्या वादा? कि आप मेरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। यह बहुत महत्वपूर्ण था ये बोलना, क्योंकि उसने देखा है कि उसके ससुर जी के यहां पर क्या है, मीर जाफर के काल में अंग्रेज बहुत ज्यादा क्या करते थे, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब भाई नवाब की नवाबी ही क्या, जब उसके आंतरिक मामलों में भी निर्णय आप दे रहे हो तो भाई आप भले ही दो चार जगह और ले लो, लेकिन मेरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अंग्रेज हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, पहले तो हाँ ही बोलेंगे ना, बात को देखा जाएगा। तो अंग्रेज बोले हाँ 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 नवाब साहब आप, अरे हम ही आपको बना रहे हैं, आप बोलोगे आप जैसा ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे सैन्य सहायता आप दोगे। सैनिक अब तो कमजोर हो गए हैं मीर कासिम के, है ना, मीर कासिम की सेना कमजोर हो चुकी है। भाई जब ये दिख रहा है प्लासी के युद्ध में कि 3000 की सेना ने 50,000 की सेना को हरा दिया। अब उस 50,000 की सेना में भले ही सबके सब नहीं लड़े थे, लेकिन आपको तो लगता है 10,000 करीबन तो लड़े होंगे इसकी तरफ से, मतलब 3,000 से ज्यादा ही लड़े होंगे, इतना समझ लो। हाँ गे ना, क्योंकि भाई मीर जाफर और राय दुर्लभ की सेना अलग हटी, लेकिन दो सेनापति तो और थे, मदन मोहन वगैरह लोग तो थे। हाँ गे ना, तो ये लोग की सेना तो लड़ी थी, तो 3,000 से ज्यादा ही की सेना लड़ी थी अंग्रेजों से। कुल मिलाकर के बंगाल की सेना कमजोर हो गई थी और इस बात को भांपते हुए मीर कासिम ने दो बड़े जो है डिमांड किया कि आप भले क्षेत्र एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन ना मेरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, और दूसरा मेरे बाह्य मामलों में मुझे सैन्य शक्ति आप प्रदान करोगे। अंग्रेज बोले ओके डन, दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, सोचो ये वाक्य ही अपने आप में कितना बुरा है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को नया नवाब बनाया। इस वाक्य के अगर मूल को समझोगे, भारत का नवाब कौन चुन रहा है? बंगाल का नवाब कौन चुन रहा है? अंग्रेज। भारत का नहीं बोलना चाहिए, बंगाल का नवाब अंग्रेज। यही हाल हैदराबाद और कर्नाटक में देख चुके थे हम लोग। कर्नाटक का नवाब भी या हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेज ही बैठाए थे, ऐसा बोलना चाहिए। हैदराबाद का निजाम भले ही बैठाया फ्रांसीसियों ने था, लेकिन अब वो आ तो चुका था किसकी गोद में? अंग्रेजों के। एक लाइन से बंगाल, हैदराबाद और क्या ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया? अंग्रेजों के। और बीच के थोड़े बहुत उड़ीसा या छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, वहां पर मराठों का कब्जा था। मराठे जो है अभी पानीपत में हारेंगे, और हारने के बाद में आपको यह भी पता है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का अलग अलग आप क्या है बीच बीच का पोर्शन देखते हो कि नहीं देखते हो? कैप्टन एडमंड वाले टाइम पर अंग्रेज भारत में शासन थोड़ी कर रहे थे, वो तो ब्रिटिश संरक्षण काल का रहा था। क्या कि अभी मराठा जो है वो बालक है, वो भोसला जी बालक है, तो हम यहां को देख रहे हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट अंग्रेजों का हमारे प्रशासन में इन्फ्लुएंस आना चालू हो चुका है बहुत गंदे तरीके से। मीर कासिम को नवाब बनाया अंग्रेजों ने, ठीक है, लेकिन मीर कासिम में लगभग वो सारे गुण थे जो अली वर्दी खां में था। अली वर्दी खां को इमेजिन करो, उसने क्या बोला था? मधुमक्खी, यूरोपियों को ज्यादा शक्तिशाली होने मत दो। हागे ना, लेकिन ये विषम परिस्थितियों में बन रहा है। अब तक अंग्रेजों का शक्ति बढ़ चुका है और वो आंतरिक मामलों में घुस चुके हैं, किलेबंदी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन मधुमक्खियों के डंक से कैसे बचा जाए, इसका उपचार उसने ढूंढा। तो मीर कासिम जो है सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा रिवेन्यू सिस्टम को, भू राजस्व व्यवस्था को, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करता है और सही तरीके से क्या है कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन करवाना चालू करता है, पहला। दूसरा, वो अपने सैनिकों को मजबूती प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से विशेष प्रकार के क्या है ट्रेनर बुलवाता है, तोप वगैरह खरीदता है। वो जर्मनी से समारू नाम के एक विशेष ट्रेनर को बुलाते हैं जो उसके सैनिकों को क्या करेगा, प्रशिक्षित करेगा। और ऐसे दो तीन और भी लोग आते हैं, तोप चलाने वाले लोग या ट्रेनिंग देने ऐसे ऐसे लोग, और उनको ला करके यहां पर क्या कर रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है अपने लोगों को। मतलब ये सैन्य बल बढ़ा रहा है और ये पैसे भी कमाने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को वो ठीक कर रहा है। अंग्रेजों को तो प्रॉब्लम होगी ना, हाँ कि ना?
अगर ये आर्थिक और सैन्य रूप से तगड़ा हो जाए तो मीर कासिम कभी भी पलटवार कर सकता है किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। अब अंग्रेजों ने देखा और सिर पकड़ लिए, बोले बाप रे, हम तो सोचे थे कि जैसा मीर जाफर क्लाइव का गधा है वैसी मीर कासिम विंसीटाट का गधा बनेगा। मीर कासिम गधा नहीं बना। उसने धीरे 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 अपने आप को मजबूत करना चालू कर दिया। मीर कासिम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये देखो, ये तो वो आंतरिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ कर रहा है। मीर कासिम ने एक खतरनाक निर्णय ये लिया, चूंकि मुर्शिदाबाद में ना अंदर तक घुस चुके थे कौन? अंग्रेज। वहां के व्यापारियों के पास, सैनिकों के पास, सेनापतियों के साथ, सबके साथ में इनके संबंध बन चुके थे। इसने क्या किया? मीर कासिम ने, ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाली बात है कि इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहां भाई? मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया भाई। अब ये बात से अंग्रेज तो नाखुश होंगे ही होंगे, ये तो तय है। मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर जो है राजधानी परिवर्तित कर दिया। दूसरी बात, इसने एक और खतरनाक कांड कर दिया। क्या कांड किया? फ्री ट्रेड। अब ये फ्री ट्रेड क्या है समझो। मीर कासिम जो है, चूंकि ये भू राजस्व व्यवस्था इत्यादि सुधार रहा था, तो इसने देखा कि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग मतलब अंग्रेजों को दिया तो गया था दस्तक उपयोग करने के लिए, दस्तक वो फ्री पास याद आ रहा है, तो अंग्रेजों को जहां जहां करना था करना चाहिए था। अंग्रेज क्या करते थे? उसका फोटोकॉपी निकाल के हर किसी को बांटते थे, अपने भारतीय दोस्तों को भी। मतलब कि हर व्यापारी के पास लगभग क्या था, हर वो लोग, हर कोई जो अंग्रेजों के साथ में क्या है संबंध अच्छा बना के रखा है, उसके पास में अंग्रेज क्या करते थे? दस्तक फ्री पास दे देते थे। अब उससे क्या होगा? कुल मिलाकर के अंग्रेजी व्यापारियों का एक बड़ा कुनबा बनते जा रहा था और भारतीय भी अंग्रेजों की दोस्ती चाह रहे थे। आप सोचो, कितना भी अंदर में भारतीयता वगैरह अभी बोल लो, लेकिन उस समय भारत नाम का चीज चल रहा है कि अभी फिलहाल बंगाल शब्द बोलना चाहिए। क्या? बंगाल। बंगाल के व्यापारी भी तो चाहेंगे ना, जब वो लोग फ्री में ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी फ्री में ट्रेड करें। उसे चक्कर में वो लोग अंग्रेजों से नजदीकी बढ़ा लेते थे और अपने ही नवाब के खिलाफ हो जाते थे। इस बात को लेकर के मीर कासिम ने जो है वो अंग्रेजों के बोर्ड के पास जाकर के चर्चा करता है, गवर्नर के पास चर्चा करता है कि भाई इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। बोलते हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे, इस पर करेंगे, चर्चा करेंगे बोल करके उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया उन्होंने। कभी उस बात पर चर्चा ही नहीं। मीर कासिम का हुआ दिमाग खराब, बोले इधर आओ, अब बताता हूं मैं। इसने घोषणा कर दिया मीर कासिम ने कि अगले 2 साल तक मैं किसी भी प्रकार के व्यापार में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लूंगा, हर कोई फ्री में व्यापार करेगा, जाओ जिसको जिसका जितना व्यापार करना करो, राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अंग्रेजों ने विरोध किया, बोले टैक्स नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, नहीं टैक्स लेना चाहिए। बोले तुमको क्या मतलब, बोले थे ना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम तो वैसे भी फ्री में ट्रेड कर रहे हो। मैंने ये बोला क्या कि मैं तुमसे पैसा लूंगा? तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया क्या? नहीं, तुम पहले फ्री में ट्रेड कर रहे थे, अब भी कर रहे हो। मेरे भारत के लोग जो पहले तुम्हारे पास आ रहे थे फ्री में दे दो फ्री में दे दो, उनको मैं खुद से दे रहा हूं। झुकाव तो नहीं होगा कम से कम अंग्रेजों की तरफ, पैसा तो वैसे भी इसको नहीं मिल रहा है व्यापारियों से, तो इसने पूरा फ्री कर दिया। अब इस बात को लेकर के क्या है, अंग्रेजों के मन में आ गया क्या? खिन्नता। वैसे भी खिन्नता तो पहले से है यार, यहां पर देख रहे हो बार बार नवाब चेंज करना और ये सब। अंग्रेज अपने ही लाभ को लेकर के क्या है, हमेशा वो किसी को भी सूली पर चढ़ा सकते हैं। वैसे मीर कासिम ने ये सब जो हरकत किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन कर दिया, सबके लिए फ्री में कर दिया ट्रेड, और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो हैं चलती रही, थोड़े मोड़े अनबन चलते रहे। कभी इसको मीर कासिम को अंग्रेज कुछ बोलते थे, मीर कासिम पलट के जवाब देता था, चलो यहां से जाओ। मीर कासिम भी तो गया था ना बात करने के लिए कि आप लोग दस्तक का दुरुपयोग मत करो, उन्होंने बात सुना क्या? कुल मिलाकर के मीर कासिम मीर जाफर की तरह एक क्या बोलते हैं उसको, मोहरा या प्यादा जैसा सिद्ध नहीं हुआ, और इसलिए अंग्रेजों ने प्लान किया किसके लिए? मीर कासिम को हटाने का। हुआ क्या कि मीर कासिम को हटाने के कई सारे प्रयास वैसे किए गए, जिनमें से एक प्रयास था कि विंसीटाट ने अपने एक अधिकारी को भेज दिया पटना। कहां भेज दिया? पटना पर कब्जा करने के लिए। और यहां मुंगेर से निकला कौन? पटना पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तब मुंगेर से निकला कौन? ये मीर कासिम। मीर कासिम पहुंचा पटना और पटना में उसने अंग्रेजी सेना को पराजित किया और वहां पर जो है उसके सेनापति को और सैनिकों को बंदी बना लिया। कुछ 170 लोग के आसपास थे वो लोग।
इतने लोग को बंदी बनाया, और वहां से जब वो वापस आ रहा था उसी समय जो है यहां पर अंग्रेजी सेना जो है वो लगातार कुछ क्षेत्रों पर विजय हासिल कर रही थी। किसके? नवाब के। गिरिया के क्षेत्र में क्या है, मीर कासिम को पराजय मिला। कटवा के क्षेत्र में उसको पराजय मिला। खास करके जो है उदय नाला का क्षेत्र, मतलब केवल सीधे बक्सर का युद्ध हो गया ऐसा अपने दिमाग में मत लाना। क्या क्या बोला मैंने? इससे पहले पटना, क्या हुआ? पटना। पटना में लेकिन मीर कासिम जीता। पटना में कौन जीता? मीर कासिम जीता, इकलौता जगह। इसके अलावा फिर युद्ध हो रहा है, गिरिया का युद्ध हो रहा है। गिरिया, कटवा, उदय नाला, ये सब जगहों पर इनका जो है युद्ध हुआ, जिसमें कासिम जो है क्या हुआ भाई? हारता रहा। कासिम बार बार हारता रहा, और कासिम इतने बार यहां पर हारा, इतने बार हारा कि फिर बाद में जो है कासिम कभी भी ढंग से अपने राजधानी मुंगेर वापस पहुंच नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर के मीर कासिम ने, ऐसा अंग्रेजी इतिहासकार बताते हैं कि गुस्से में आकर के मीर कासिम ने उस अंग्रेजी कैप्टन और वो 170 लोगों को क्या कर दिया? मरवा दिया। बोले जो मेरे कब्जे में पाले तो उनको खत्म करूं, अंग्रेजों को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसको पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते इसको? मीर कासिम के टाइम पर हुआ था पटना हत्याकांड। क्या हुआ था भाई? पटना हत्याकांड। चूंकि वही बात है, अंग्रेजी इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार से प्रभावित लोग बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पटना हत्याकांड। बल्कि वास्तव में तो इसको बोलना चाहिए क्या? हत्याकांड। हत्याकांड सुनकर के ऐसा नहीं लग रहा? हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था कि हमारे लोगों को अंग्रेजों ने मारा। ये तो अंग्रेजों को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। ठीक है, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को जो है यहां पर लगभग 170-80 अंग्रेजों को यहां पर क्या कर दिया? मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन वो लगातार फिर गिरिया, कटवा, उदय नाला में हार रहा है। उदय नाला से हार करके वो सीधा भागा किधर में? निकल गया वहां से। अब भाई अपने राजधानी जा नहीं पा रहा है, सैनिक उसके कमजोर होते जा रहे हैं, तो इसलिए कासिम जो है सीधा निकला कहां? अवध। कहां पहुंचा वो? अवध। तो ये सारे युद्ध, ये सारे खूब सारे युद्ध चल रहे हैं यहां पर, और ये सब 1763 के आसपास की बात है। और यहां से वो सीधा भाग गया कहां? अवध। अवध निकल गया। अवध का नवाब कौन था उस समय? कौन था? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बारे में एक छोटा सा लाइन याद रखना। शुजा-उद-दौला वो व्यक्ति है, भारत के लगभग अधिकांश जो नवाब हैं, राजा हैं, महाराज हैं, उन लोगों ने जो है साथ दिया था मराठों का 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में। शुजा-उद-दौला के पास जब मराठे पहुंचे थे कि आप भी हमारे साथ मिल जाइए, इसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा तुम्हारे साथ। मराठे तुम खाली दूसरों पर आक्रमण करके क्या चौथ वसूलना जानते हो, तो अब जा करके लड़ो खुद ही, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं। ये वो व्यक्ति है जो साथ नहीं दिया था किसका? मराठों का। ठीक है बात? तो ये शुजा-उद-दौला याद रखिएगा, मराठों का साथ इसने नहीं दिया था, वो व्यक्ति शुजा-उद-दौला। ये अवध का नवाब आकर के कौन मिला? कासिम इससे आकर के मिल रहा है नवाब शुजा-उद-दौला से। इस दौरान अब चूंकि बंगाल में नवाब नहीं है, 63 में बंगाल में नवाब नहीं है, तब फिर वेंसीटाट पहुंचता किसके पास? मीर जाफर के पास। और दोबारा मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है। आओ भाई, तुम ही सही आदमी, तुम ही गधों के कहवाती हमें पैसा कमा कमा के दो। तो 63 से 64 तक फिर कौन रहेगा? मीर जाफर। फिर कौन आ जाएगा? मीर जाफर। मीर जाफर दोबारा बन रहा है, क्लाइव का गधा अब ये दोबारा बन रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? मीर कासिम जो है वो अभी देखो ऑफिशियली अब अनाउंस कौन कर दिया गया है? मीर जाफर। लेकिन अभी भी हम लोग कासिम को नवाब, क्या है, मीर कासिम नवाब के तौर पर ही देखेंगे। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम मिल किससे रहा है? नवाब शुजा-उद-दौला से। अच्छा, और ये दोनों जा करके फिर इन लोग की क्या है? सलाह मशवरा हुए ये लोग, और ये लोग जाके मिले दिल्ली के बादशाह। दिल्ली वाले को बादशाह बोलेंगे ना, नवाब थोड़ी बोलेंगे। दिल्ली का बादशाह कौन है इस समय? शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से जाकर के लोग मिले। शाह आलम बोला कि बंगाल में इतना कुछ चल रहा है, मतलब बंगाल खतरे में है, और इसलिए फिर एक संयुक्त सेना बनी इन तीनों की। संयुक्त सेना किसकी? अब हम लोग देखने वाले हैं एक बड़ा युद्ध, नाम है बक्सर का युद्ध।
क्या देखेंगे हम लोग? देखो, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ है उसको सीधे बक्सर का युद्ध लोगों को क्यों याद रहता है? ये पूरा पटना, गिरिया, कटवा, उदयनाला टाइप के भी युद्ध हुए हैं, लेकिन सीधे सीधे हम लोग देखेंगे अभी क्या 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन आमने सामने हैं? एक तरफ में कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम कौन? बोलो। बंगाल का नवाब प्लस सुजाउद्दौला। कौन है ये? सुजाउद्दौला कहां का है ये? अवध का नवाब। याद हो पाएगा नाम? तीसरा कौन है? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। और ये कौन है भाई? बादशाह। बादशाह एक ही होता है, वो कहां होता है? दिल्ली में। कहां होता है? दिल्ली में। वर्सेस कौन? अंग्रेज। अंग्रेज बोल देने से काम नहीं चलेगा। वायसराय कौन, मतलब गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? और कैप्टन, सेनापति कौन बन के आ रहा है? ओए, हेक्टर मुनरो। हेक्टर, अरे समारू तो इसका है रे। कौन बन के आ रहा है? हेक्टर मुनरो। ये नाम सारे पूछे जाते हैं, याद रखना। अंग्रेजों का उस समय वो गवर्नर कौन था? मत बोलना बक्सर के युद्ध के समय क्लाइव था। क्लाइव किसके टाइम पर था? प्लासी के टाइम पर। कौन था? प्लासी के टाइम पर कौन था? क्लाइव था। बक्सर के टाइम पर कौन बन चुका गवर्नर? विंसीटार्ट। और सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। तो भाई ये पूरी संयुक्त सेना युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। बंगाल के क्षेत्र में बक्सर नामक जगह पर जाकर के ये दोनों आमने सामने होते हैं। एक तरफ 60-70 हजार की सेना, ये तीनों की संयुक्त सेना। दूसरी तरफ लगभग 20,000 की सेना किसकी? हेक्टर मुनरो की। और इसके पास तोप वगैरह भी थे, अच्छे खासे तोप वगैरह भी हैं हेक्टर मुनरो के पास। और इस युद्ध में निर्णायक हार होती है किसकी? इन संयुक्त सेना की। क्या बोला था इसको हमने? संयुक्त सेना। इस संयुक्त सेना की हार हो जाती है। अब ये संयुक्त सेना का क्या है? हार इसको मिली। आप देखो, ये हार गए और ये लोग जीत गए। आप इस क्षेत्र को देखो तो फिर से नीचे से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको। कर्नाटक गया, हैदराबाद गया, हैदराबाद से ऐसे बंगाल तक चढ़ो और बंगाल अवध होते हुए दिल्ली। दिल्ली के बादशाह को, ऐसा नहीं लग रहा पूरा एक भारत का पूरा पूरा क्षेत्र, राजपूताना और मराठा ये क्षेत्र बस बाकी है। बाकी पूरा का पूरा भारत किसके कब्जे में आ गया? अचानक किसके कब्जे में आ गया? मतलब ये ऐसा कांड था ना कि मीर कासिम जो है, इधर में मीर कासिम जब इधर इन लोगों को परेशान कर रहे, लोग जीत रहे हैं, तब तक कुछ नहीं। मीर कासिम जब संयुक्त सेना लेके आया और उसमें हेक्टर मुनरो जब जीत गया, तो जीतने के बाद अंग्रेज परेशान हो गए। हैं, हम लोग जीत गए, करना क्या है अब इसके बाद? इतना बड़ा क्षेत्र का प्रशासन करना ये कितनी बड़े चैलेंज की बात है। बोले फोन लगाओ, तुरंत व्हाट्सएप किसको? क्लाइव को। वही चालू किया था ना ये सब कांड। हम तो व्यापार करने आए थे, क्लाइव ही क्या किया था? प्रशासन में घुस रहा था। अब इतना बड़ा प्रशासन मिल गया, बोले तुरंत फोन किया क्लाइव को, बोले इधर तुरंत लैंड इधर। कब हुआ युद्ध? 1764। कब हुआ युद्ध? 1764। वापस आया कौन? क्लाइव। क्लाइव आ गया वापस। और क्लाइव यहां वापस आया 1765 में, जनवरी फरवरी के टाइम पर ये वापस आया। यहां पर हुआ ये था कि मीर कासिम जो है ये भाग गया था। सुजाउद्दौला और शाह आलम कहां भागते? अपने राज्य छोड़ के। तो ये दोनों एक प्रकार के अंग्रेजों के अधीन हैं, हारे हुए राजा हैं और अपने घर में जो है बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो अब अंग्रेजों को बुलावा होगा संधि के लिए। और हाँ, यहां पर बक्सर के युद्ध के बाद बहुत जबरदस्त संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि हुई भाई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई और उन दोनों संधियों के लिए अच्छा खासा स्टडी करके आया था कौन? क्लाइव। क्लाइव भारत पहुंचा, पूरे क्षेत्र पर 4-5 महीने तक वो क्या करेगा? अभी पढ़ेगा यहाँ के लोगों को। उसके बाद फिर अगस्त में जाकर के संधि होगी, इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर का युद्ध और युद्ध के बाद की जो संधि है बहुत महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद के संधि के तहत क्या कुछ हुआ ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मीर कासिम से जो कहानी अभी सुन रहे थे उसको एक लाइन पहले लिख लेते हैं।
ठीक है बात। चलिए पहले तो ये जो लिखा हुआ है वही लिखने की कोशिश कीजिए एक बार आप लोग। चलो लिख लिया क्या मीर कासिम तक को? लिखेगा मीर कासिम ने चटगांव, मीर कासिम ने चटगांव, मिदनापुर और बर्दवान, चटगांव, मिदनापुर और बर्दवान के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। बदले में अंग्रेजों से दो वायदा लिया, दो वायदा लिया। पहला, बदले में अंग्रेज, शॉर्टकट में जितना शॉर्ट में लिख सको लिखो, है ना। बदले में अंग्रेजों से दो वायदा लिया। पहला, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता, अंग्रेज करेंगे। दूसरा, मीर कासिम के या बंगाल के नवाब के आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लिखोगे मीर कासिम ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए, पहला। दूसरा, एक और पॉइंट लिखना, अपने सैन्य बल को बढ़ाने के लिए सेना का पुनर्गठन किया एवं गुरगीन खां, मोहम्मद तकी जैसे प्रशिक्षक नियुक्त किए। गुरगीन खां और मोहम्मद तकी जैसे प्रशिक्षक नियुक्त किए। जर्मनी के एक प्रसिद्ध सेनापति समरू को, समरू ये समारू को भी सेनापति के पद पर नियुक्त किया। अपनी सेना में के लिए बंदूक व बारूद की व्यवस्था की। डैश डाल के लिख देना, इन कृत्यों से अंग्रेजों से संघर्ष निश्चित हो चुका था। है ना भाई, इतना कुछ करेगा तो अंग्रेज तो अब शांत बैठ नहीं पाएंगे ना। लिखो अंग्रेजों से संघर्ष के प्रमुख कारण। बेसिकली दोनों के बीच में संघर्ष होता क्यों है, इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्या कारण है मैं भूल गया, अरे लिख तो चुका वहां पर, लिख दो राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तन, या लिख चुके होगे पहले ही तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इशारों में लिख दो मुर्शिदाबाद से मुंगेर।
राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तन। अब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेज बहुत ज्यादा मुर्शिदाबाद में आ चुके थे वगैरह वगैरह, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। दूसरा, हाँ, समस्त व्यापारियों को मुक्त व्यापार, समस्त व्यापारियों के लिए बंगाल को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करना। ठीक है बात। छोटा सा सब हेडिंग डालो, पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड, जून 1763, जून 1763, जून 1763 में अंग्रेजी सेनापति एलिस, अंग्रेजी सेनापति एलिस ने पटना पर कब्जा कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर पुनः अधिकार करके मीर कासिम ने पटना पर पुनः अधिकार करके एलिस एवं उसकी सेना को गिरफ्तार कर लिया। बाद में लगभग इन 170 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। ठीक है बात, उतार दिए। चलो लिखोगे। इसके अलावा, इसके अलावा जुलाई 1763 डैश डाल के नीचे लिखते जाना ना। जुलाई 1763 कटवा, जुलाई 1763 कटवा का युद्ध, सितंबर 1763 गिरिया का युद्ध, सितंबर 1763 गिरिया का युद्ध, उसके बाद उदयनाला का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, कटवा गिरिया फिर उदयनाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजी सेनापति एडम्स से पराजित हुआ, अंग्रेजी सेनापति एडम्स से पराजित हुआ। अंततः मीर कासिम बंगाल से अवध की ओर भाग गया। अवध की ओर भाग गया, भगा दिए। अब नए नवाब का नाम दोबारा लिख लो, मीर जाफर बनेगा 1763 से 65। मैं 64 लिख डाला, उसको 65 कर देना, क्योंकि इलाहाबाद की संधि तक बना रहेगा ना वो। ठीक है, फिर से मीर जाफर बना क्या, नवाब 1763 65।
साइड हेडिंग ही डाल दो बक्सर का युद्ध और लिख दो ये इन लोग का पूरा समुदाय का नाम। अभी की अब बड़ी घटना क्या है, वो अवध भागा है, तो फिर उसके बाद पूरी कहानी लिख के क्या करोगे, है ना। तो फटाफट से ये इनकी संयुक्त सेना बनते हुए दिखा दो। लिख लिया भाई, हो गया ऐसा। चलो तो ये हो गया क्या हमारा बक्सर का युद्ध। ये खतरनाक युद्ध जो है बहुत सारे अपने साथ ऐसे रिजल्ट लेकर के आएगा। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। चलो अब अगर चर्चा करें प्लासी का युद्ध, तो क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध, क्यों हुआ था। क्लाइव के षड्यंत्र, क्लाइव के अनुसार सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया था, हाँ कि ना। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच का क्या है, अनबन, वही कारण बना, ठीक है बात। चलो इसके बाद जो है अब देखो हुआ ये कि मीर जाफर जो है, ये 64 नहीं, इसको हम लिख लेते हैं क्या 65, लगभग 64 ही समझो। यहां पर नोट करके लिख सकते हो कि 5 जनवरी 1765, 5 जनवरी 1765 को जाफर जो है वो क्या हो गया, मीर जाफर मृत्यु को प्राप्त हुआ, मर गया। कौन, मीर जाफर, 5 जनवरी को ये मर गया। और इसके मरते साथ अब जो है नया नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर का बेटा, क्या नाम है उसका, नजमुद्दौला। क्या नजमुद्दौला, क्या मीर कासिम, कौन गद्दी पर बैठ गया अब, नजमुद्दौला। और ये जो है 1765 से गद्दी पर बैठा है। देखेंगे आगे कब तक गद्दी पर बैठा रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। गद्दी पर इसको बैठाया गया। दूसरी तरफ ये तो नवाबी भाई, ठीक है, नवाबी जो है मिल रही है किसको, नजमुद्दौला को, ये भी अंग्रेजों की कृपा से मिल रही है। दूसरी तरफ अंग्रेज जो हैं अब युद्ध जीत तो गए, कब हुआ युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बोलो जल्दी से, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। अंग्रेजों की तरफ से कौन है इसमें, कैप्टन कौन है, सेनापति कौन है, और कौन कौन है भारतीय राजा इसमें शामिल। अच्छा बड़बड़ाया, अब अच्छे से बोलो एक बार। ठीक है बात। तो दिल्ली का बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब तीनों एक साथ हार चुके हैं। हारने के बाद में चूंकि अब इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था भी अंग्रेजों को मिल रही है, तो बुलवाया गया किसको, क्लाइव को। और क्लाइव भारत का गवर्नर बन के आता है दूसरी बार, क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बन के आया। क्लाइव दूसरी बार गवर्नर, पहली बार गया था भयंकर स्वागत हुआ था इसका, दूसरी बार गवर्नर बन के आ रहा है क्लाइव। और ये आया है कब, मई 1765 में। तो ये यहां पहुंचा और पहुंच करके फिर अध्ययन करने लगा, क्या हुआ क्या था भाई, कांड क्या हुआ था करके। अब ये केस स्टडी करना चालू किया, ठीक है बात। अब ये केस स्टडी कर रहा है। अक्टूबर 1764 में युद्ध हो चुका है। कब हो चुका है युद्ध, अक्टूबर 1764 में से लेकर के अभी जो है ये चीजें इसी तरीके से चल रही हैं। क्लाइव यहां पर पहुंचा और उसके बाद ये करेगा क्या, इलाहाबाद की संधि। क्या है इसके लिए महत्वपूर्ण बात, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, इलाहाबाद की संधि भाई, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी 2। प्रथम संधि 12 अगस्त को, अच्छा भयंकर याद करके रखते हो यार तुम लोग। अद्वितीय संधि, द्वितीय संधि कब हुई थी, 16 अगस्त को। अब ये याद है तो जरूर ये भी याद होगा कि प्रथम संधि किसके साथ हुई थी, क्लाइव प्लस मतलब अंग्रेज प्लस शाह आलम। अरे पहला ऑब्वियस सी बात है बादशाह से करेगा ना, शाह आलम के साथ।
और दूसरा संधि किसके साथ हुआ? क्लाइव प्लस शुजाउद्दौला। किसके साथ होगा भाई? शुजाउद्दौला। ठीक है बात। और मीर कासिम का क्या होगा? भाग गया यार, वो कहीं पर भी जा करके वो मर गया होगा, इसके बारे में कोई आगे जो है कोई जानकारी नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई बंगाल के नवाब के तौर पर तो इधर अब मीर जाफर, नजमुद्दौला ये सब बैठ रहे हैं। ठीक है बात, लिखो इसको। लिख लिए ना? दो संधियां होने वाली हैं। अब ये दोनों संधियां क्या कहती हैं इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसका होगा? यह भी एक बार प्रश्न बना था कि भाई इलाहाबाद के संधि के प्रथम संधि के पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? क्लाइव, शाह आलम और नजमुद्दौला। इसीलिए इसका नाम लिखा गया कि ये नवाब है। बंगाल का नवाब भी तो साइन करेगा ना, उसी क्षेत्र में तो लड़ाई हुआ था। तो इन दोनों, इनके ऊपर साइन कौन कौन करेगा भाई? थर्ड पार्टी कौन साइन बन के कौन साइन करेगा? नजमुद्दौला। कौन साइन करेगा? नजमुद्दौला। संधि में बात क्या हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार, देखो सीधा सीधा बात अगर एक बार बताऊं तो, अब अंग्रेज जो है ना इतना कुछ जीत चुके थे कि वास्तव में वो लोग यहां से बादशाह को हटा करके सीधा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन इससे होता क्या चीज? अगर बादशाह को हटा दिया जाता, मुगलों को हटा दिया जाता, तो भारत की जनता अंग्रेजों को स्वीकार कर पाती क्या? अगर नवाब को हटा दिया जाता तो जनता अंग्रेजों को स्वीकार कर पाती क्या? नहीं। तब जनता का विद्रोह चालू हो सकता था, हाँ कि ना? समझ रहे हो बात को? देखो, हमेशा से डायरेक्ट ही कुछ विशेष चीजों को किया जाए ऐसा जरूरी नहीं। अंग्रेज यहां पर क्यों है? अंग्रेज यहां पर भारतीय प्रशासन करने के लिए आए हैं क्या? उनका शुरू से अंत तक 1947 तक भी उनका परम उद्देश्य केवल एक ही रहा, कैसे भी करके मैक्सिमम अमाउंट यहां से लेकर के जाएं, ज्यादा से ज्यादा धन यहां से वसूल करके लेकर के जाएं। इसके अलावा उनकी कोई और सोच थी ही नहीं, स्पष्ट रूप से। हाँ, ज्यादा धन कमाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, ज्यादा धन कमाने के लिए कभी किसी को भड़काओ, कभी किसी को गोद ले लो। ज्यादा धन कमाने के लिए कई लोगों को गोद में बैठा है ना अंग्रेजों ने, हाँ गे ना? कभी किसी को कुछ पुरस्कार दे दिए, कभी किसी को कुछ पुरस्कार दे दिए। व्यक्तिगत रूप से कुछ अंग्रेजी अधिकारी अच्छे मनुष्य हो सकते हैं, यह बात भी सत्य है। व्यक्तिगत रूप से कुछ अंग्रेजी अधिकारी क्या थे? अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोग थे, जैसे एक आते हैं कौन? रिपन। रिपन जो था वो एक मतलब यहां भारत का वायसराय बन के, उसके लिए अंग्रेजी मतलब ब्रिटिशर्स जनता भी वैसी ही थी और भारतीय जनता भी वैसी थी, वो बराबर रूप से देखता था। तो व्यक्तिगत रूप से कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा घटिया लोग थे। और पूरी ब्रिटिश कंपनी की सोच या संसद की सोच सदैव और केवल और केवल क्या रही है? अपना फायदा देखना। तब भी और आज भी रशिया यूक्रेन वॉर बिना यूरोपीय शक्तियों के सहायता के चलता क्या इतना दिन तक? यूक्रेन को सपोर्ट करने के पीछे यूरोप का क्या कोई विशेष क्या बोलते हैं हम लोग, परमात्मा क्या बोलते हैं, दूसरों को मदद करते रहे, ये टाइप की सोच है। कहीं ना कहीं अपना लाभ उसमें निहित है। तो अंग्रेजों ने अच्छा अच्छा काम कर दिया, इस टाइप की सोच कभी मत लाना। समझ में आई बात? यहां पर अंग्रेजों को चाहिए क्या? केवल पैसा। क्या चाहिए उनको? पैसे कमाने का मतलब है ना भारतीय जनता के ऊपर शासन कोई भी करता रहे, राजा को कंट्रोल करे ना सीधे, ज्यादा फायदा है। जनता को कंट्रोल क्यों करना? किसको कंट्रोल करो? राजा को कंट्रोल करो। किसको करो? राजा कंट्रोल करो। केवल और केवल इसलिए कि पूरी जनता का विद्रोह का सामना ना करना पड़े, पूरी जनता को कंट्रोल ना करना पड़े, इसलिए शाह आलम को पद से न हटाकर बल्कि शाह आलम को जंजीर में जकड़ के उसी पद में दोबारा बैठा दिया गया। जनता ने देखा कि उनका बादशाह कौन है? शाह आलम। परंतु ये शाह आलम वो नहीं था जो बक्सर के युद्ध के पहले उनका बादशाह था, बल्कि अब ये केवल और केवल अंग्रेजों का गुलाम बन के भारत का मतलब दिल्ली का बादशाह बन के बैठा है। यह स्थिति में परिवर्तन किसने लाया? इलाहाबाद की संधि ने। यह संधि का परम उद्देश्य क्या था? बादशाह को जंजीरों में जकड़ना, बादशाह को जंजीर पहनाना, यही केवल उद्देश्य था। इसके बाद ये कोई हरकत ना कर सके। संधि में बोला क्या क्या गया?
तो संधि में बोला गया कि बादशाह को अवध क्षेत्र के इलाहाबाद व कड़ा दिए जाएंगे। बादशाह क्या मिल गया? इलाहाबाद और कड़ा। लिखो ऐसा, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिल गया बादशाह को, जो कि अवध का था ना। ये किसका था? इलाहाबाद क्षेत्र का था। और अवध क्षेत्र का था। अवध के इलाहाबाद और कड़ा को किसको दे दिया गया? बादशाह को। दूसरा पॉइंट इसमें आया कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को मिल गया। कंपनी मतलब अंग्रेजों को, कंपनी को प्राप्त हुआ। मतलब कि जैसे आप देखे थे कि मुर्शिद कुली खां, वो जो मुर्शिद कुली खां है वो दीवान बन के आया था ना बंगाल क्षेत्र में। अब वैसी दीवानी किसको मिल गई? पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। इसके बदले अंग्रेज 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इतने बड़े क्षेत्र की संपूर्ण दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। और उसके बदले केवल और केवल क्या देंगे? 26 लाख रुपए वार्षिक। इसके अलावा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहां है? आंध्र प्रदेश वाला बाउंड्री, हाँ ना, काकीनाडा और रायलसीमा वाला। उत्तरी सरकार तट की सूबेदारी अंग्रेजों को। किसको मिल गया भाई? अंग्रेजों को, मतलब कंपनी को मिल गया। ऐसी सारी बातें हुई किसके अंतर्गत भाई? इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब ये जो इलाहाबाद की प्रथम संधि से जो शाह आलम है, शाह आलम जो है स्वतंत्र शासक बन करके तो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है बात? अच्छा, एक और कारण था। शाह आलम और शुजाउद्दौला को इन लोग पद से नहीं हटाए, उसके पीछे एक और कारण था। अगर अंग्रेज इन दोनों को दोबारा बादशाह या नवाब नहीं बनाते, खुद उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने में लग जाते, तो ये लोग अपनी जनता के साथ कहीं न कहीं मराठों के साथ मिल करके एक फिर से खिचड़ी बनता। हागे ना, बक्सर के युद्ध में 3 शक्ति मिले थे और अंग्रेजों ने जैसे तैसे हरा दिया था। लेकिन अगर मराठा, हो सकता है कि राजपूताना भी शामिल हो जाते और दिल्ली का बादशाह, अवध का नवाब, ये लोग सब मिलकर फिर अंग्रेजों पर आक्रमण करते, तो शायद अंग्रेज इस बार निपट सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने कूटनीति के तहत इन लोग को इनका राज्य वापस कर रहे हैं, पैसा पूरा वसूल ले रहे हैं, राज्य वापस दे रहे हैं। ठीक है बात? अब देखो अवध के साथ क्या हुआ। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसके लिए पहला पॉइंट, शुजाउद्दौला इलाहाबाद व अवध बादशाह आलम को देगा, है ना। पहले संधि में बोला था ना अंग्रेजों ने कि आपको इलाहाबाद, अवध बोलता हूं जी, कड़ा, इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र बादशाह को देगा। पहले संधि के लिए ये दूसरे संधि का पहला वाक्य बहुत जरूरी कंप्लीट होना, क्योंकि भाई यहां का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला ने बोला हाँ मैं दूंगा क्या? इलाहाबाद और कड़ा किसको? इन लोगों को। ठीक है बात? ठीक है। इस क्षेत्र में, अवध में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार, ये मुक्त व्यापार नामक शब्द ही तो कलकत्ता को ले डूबा। और अब अवध में करेंगे क्या है लोग? मुक्त व्यापार। ठीक है, अवध में क्या करने वाले हैं लोग? मुक्त व्यापार। तीसरा,
अवध के आंतरिक मामले, आंतरिक मामले नवाब के परंतु बाह्य संधि अंग्रेजों के अनुसार। कुल मिलाकर के अवध का नवाब अब बिना अंग्रेजों के परमिशन के किसी और से मिल नहीं सकता। सीधी सीधी बात यह है कि बिना इनके परमिशन से किसी और से मिल नहीं पाएगा, किसी प्रकार की संधि नहीं कर पाएगा। रेड कलर विजिबल है आप लोग को, है कि नहीं है? नहीं है अगर तो मैं जो बोल रहा हूं वहां से सुन कर लो। अब दोबारा मिटा के लिखूंगा नहीं उतना सारा, चलो सुन के लिखो। क्या सुजाउद्दौला ने क्या बोला? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र बादशाह आलम को देगा, वो बिल्कुल देना पड़ेगा। अवध जो है, अवध में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के मौका मिलेगा। फिर क्या? अवध के आंतरिक मामलों में नवाब स्वतंत्र है, परंतु बाह्य मामले के लिए क्या है? अंग्रेजों का परमिशन जरूरी। और अंतिम पॉइंट तो और जबरदस्त है। अंग्रेजों ने बोला हम आपकी सुरक्षा के लिए यहां अंग्रेजी सैनिक छोड़ के जाएंगे। अवध में अंग्रेजी सेना रहेगी ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। किससे सुरक्षा करवा रहे हो भाई साहब तुम लोग? खतरा तो तुम ही से था, निपटाया तुम ही हो। फिर भी सुनो ध्यान से, अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। बस बात यह है कि उन सैनिकों का खर्चा पानी अवध देगा। सैनिकों का खर्चा पानी कौन देगा? अवध सरकार। कहने का मतलब यहीं से अब देखो, भविष्य में मैं आपको ना एक जबरदस्त संधि पढ़ाऊंगा, नाम है उसका सहायक संधि। कौन सा संधि? कौन लाया था कॉन्सेप्ट? वेलेस अली। क्या बोलते जी उसको? सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि जब आएगा तो सहायक संधि में यही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। क्या? सैनिक अंग्रेजों के, और उनको खर्चा पानी, उनका पालन पोषण कौन करेगा? वो राज्य जहां वो सैनिक है। एक बात बताओ, वो सैनिक किसके लिए वफादार होंगे? उस अवध के नवाब के लिए कि अंग्रेजों के लिए? मतलब अवध का नवाब आस्तीन के सांप पाल के रखा है मजबूरी में। अंग्रेजों को जब जरूरत पड़ेगा वो उन सैनिकों को लेके कहीं भी युद्ध करने चले जाएंगे। अंग्रेजों को जब जरूरत पड़ेगा उन्हीं सैनिकों से अवध के नवाब को ही मरवा देंगे। वो सैनिक वफादार हैं अंग्रेजों के, और उन सैनिकों को पैसा अंग्रेज नहीं दे रहे हैं बल्कि नवाब खुद दे रहा है। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया एक जबरदस्त चीज। क्या? अपना सैन्य खर्चा वो भारत के नवाबों से निकालना चालू कर दिए। आप देख रहे हो डुप्ले कहां कहां पर फैल हुआ था, समझ में आ रहा है ना? डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट बुलाई क्यों थी वापस? कि भाई आप जितना कमा के नहीं ला रहे हो उससे ज्यादा आप मंगवा के वहां खर्चा कर रहे हो युद्ध में। अंग्रेज युद्ध का खर्चा यहीं से निकाल रहे हैं। उन्होंने कलकत्ता से जितना कमाया उसको कर्नाटक के तीसरा युद्ध में वहीं से खर्चा किए, चंद्रनगर वगैरह सब पर कब्जा करके। तो यहां पर अब ये लोग हर तरीके से, ब्रिटेन की सरकार को सैनिक यहां खर्च चलाने के लिए पैसा भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सैनिक कौन पाल के रख रहे हैं उनके लिए? अवध में अवध की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी, अंग्रेजी सेना करेगी, परंतु सैन्य खर्च राज्य सरकार मतलब अवध वहन करेगा। यह है भाई इलाहाबाद की खतरनाक संधि। इसने तय कर दिया कि भाई अब भारत में प्रशासनिक रूप से भी मजबूती के तौर पर मजबूत रूप से कौन आ चुके हैं? अंग्रेज। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में डिफरेंस क्या आ रहा है? अब दोनों के युद्ध के और उनके रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध किसका परिणाम था? क्लाइव के षड्यंत्र का। जबकि बक्सर के युद्ध किसका परिणाम था? मीर कासिम और अंग्रेजों के अनबन का, या मीर कासिम के द्वारा दोबारा से नवाबी को मजबूती लाने के प्रयास करने का। ठीक है बात? दोनों में ही बैकग्राउंड कारण बहुत सारे अलग अलग थे, जैसे दस्तक का दुरुपयोग वगैरह, अंग्रेजों का ज्यादा क्या है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना वगैरह वगैरह, ये सब कारण वो सारा लिखे हुए हो, पढ़े हुए हो। इन दोनों ही युद्धों को अगर गौर करोगे तो प्लासी का युद्ध एक प्रकार से युद्ध न होकर के षड्यंत्र था। भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी विजय
या भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव प्लासी के युद्ध ने जरूर रखा था, लेकिन प्लासी का युद्ध केवल बंगाल क्षेत्र को दिया था और वो षड्यंत्र के द्वारा जीता गया युद्ध था। उसमें अंग्रेजों के वीरता का, शौर्य का प्रदर्शन नहीं हुआ था। जबकि बक्सर के युद्ध में षड्यंत्र नहीं था, बल्कि बक्सर का युद्ध क्या था, अंग्रेजों ने अपने वीरता का, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारत के संयुक्त सेना को, 3 शासकों को एक साथ पराजित किया और स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजा कितने कमजोर थे और इसलिए अंग्रेज ही यहां शासन करने योग्य है या यहां के प्रशासन में उनका अधिकार बनता है, क्योंकि उन्होंने पराजित किया है दिल्ली के बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को। तो यहां के प्रशासन में प्लासी के युद्ध के बाद वो प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे थे क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक आए थे, लेकिन अब वो तो जीते हैं ना, तो अब तो वो नवाब को वो आदेश देंगे कि आपको ये करना होगा, आपको नवाब हमने बनाया है। तो इसलिए बक्सर के युद्ध को कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का वास्तविक विजय था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का वास्तविक विजय था और भारत में अंग्रेजों के प्रशासन का महत्वपूर्ण जो योगदान है या नींव जो रखा वो बक्सर के युद्ध ने रखा। ठीक है बात, जैसे राजाओं में होते हैं ना, एक संस्थापक एक दूसरा वास्तविक संस्थापक, वैसे ही अंग्रेजों के लिए संस्थापक युद्ध कौन सा है, प्लासी, लेकिन वास्तविक संस्थापक युद्ध कौन सा है, बक्सर। और ये इस संधि ने इस बात को दर्शाया है कि अंग्रेजों की पकड़ जो है दिल्ली से लेकर के पूरे बंगाल तक संपूर्ण क्षेत्र में है। आई बात समझ में, हाँ कि ना? ठीक है बात। तो हमारा नवाब कौन बैठा हुआ है, नजमुद्दौला। कौन बैठा हुआ है, नजमुद्दौला। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह गया तो लिखिएगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आगे। लिख ले क्या? चलिए 2-4 यहां पर चीजों को और लिख लो। नजमुद्दौला लिखे, हाँ कि ना? ठीक। नजमुद्दौला जो कि 1765 से लिखो 66 तक, एक साल, 65 से 66 तक। लिखो, नवाब को 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर, नवाब को 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बंगाल की सत्ता क्लाइव ने अपने हाथों में ले ली। इस वाक्य का मतलब समझे? बंगाल का नवाब कहलाएगा कौन, नजमुद्दौला। लेकिन नजमुद्दौला एक स्वतंत्र नवाब नहीं था, बल्कि वो पेमेंट बेसिस पे काम कर रहा है। समझो, नवाब के पद पर बैठा रहेगा और वार्षिक उसको कितना दिया जाएगा, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। तो जैसे आजकल प्लेसमेंट नहीं होता है, प्लेसमेंट होता है ना, जैसे कि हाँ भाई साल भर का इतना पैकेज, तो इसको पैकेज कितना का मिला था और बदले में इसको अंग्रेजों के बिहाफ में बंगाल के नवाब के गद्दी पर बैठे रहना था। और शासन कौन करेंगे, दूसरा नवाब का नाम लिखो। नजमुद्दौला के बाद सैफ उद दौला, सैफ उद दौला 1766 से 1770 नवाब का पेंशन 12 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। समझ रहे हो, आधा का भी आधा। फिर अगला बना 1770 से 1775 तक के लिए मुबारक उद दौला। 1770 से 1775 मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला लिखोगे। ये बंगाल का अंतिम नवाब था, इसके बाद नवाबी खत्म कर दिया गया। मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। बंगाल का वार्षिक पेंशन 10 लाख रुपए और कम कर दिए।
नवाब का वार्षिक पेंशन 10 लाख रुपए। 1775 में 1775 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने क्या लिखवा रहा था मैं? अरे एक जन, चलो आप पढ़ के बताओ तो क्या बोल रहा था? नवाब का पद समाप्त कर दिया। नवाबों की गिरती स्थिति, ये जो मैं अभी कुछ बात लिखवाया आपको, उससे नवाबों की गिरती स्थिति पता चलता है। कौन कौन नवाब बने? नजमुद्दौला 66 तक, फिर नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, और सैफुद्दौला के बाद मुबारक उद्दौला। इसके समय में कितना था? 50 लाख रुपए। इसके समय में 12 लाख, इसके में 10 लाख। कुछ कुछ समय के लिए बने ये लोग। ये जो है 66 से 70 तक बनेगा, ये 70 से 75 तक। लेकिन इस दौरान एक बड़ा विचित्र सा व्यवहार सिखा करके गया था। कौन? क्लाइव। बंगाल में नवाब का पद खत्म करने वाला कौन व्यक्ति है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में नवाब का पद खत्म करके वास्तव में अच्छा काम किया था। आप लोग को अभी ये देख करके लग रहा होगा कि नवाब तो थे, नवाबी खत्म किया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग ने गलत किया, ऐसा आपको अभी महसूस हो सकता है, नवाब ही खत्म हो गए अब। लेकिन नवाब ने बंगाल को मरने से बचाया। मर चुका था बंगाल, पुनर्जीवित किया। कैसे? सुनो ध्यान से। एक शब्द है हमारे पास, द्वैध शासन। क्या शब्द है हमारे पास? द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या है? क्लाइव की बुद्धि की उपज थी। किसकी बुद्धि की उपज थी? ये क्लाइव। बंगाल जो क्षेत्र बना है ना, बंगाल, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए खादर मिट्टी का क्षेत्र है। विश्व के सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक। आज के डेट में पश्चिम बंगाल जो है, बांग्लादेश अलग करके, बांग्लादेश के तो डेटा अलग बनेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में धान, जूट इत्यादि सभी चीज की खेती होती। बढ़िया, हाँ कि ना? धान के 3-3 बार फसल लिए जा रहे हैं। असम के क्षेत्र में भी क्या है? धान के 3-3 बार फसल लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश भी अपने उपज के लिए जाना जाता है। बिहार का क्षेत्र भी, अभी तो जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जूट इत्यादि फसल के लिए वो भी जाना जाता है। अफीम, नील इत्यादि खेती के लिए जाना जाता है। ये जो बिहार बंगाल का क्षेत्र है, 1770 के दशक में यहां पर आया था क्या? अकाल। क्या आया था? सोचो, ऐसे नदी के उपजाऊ जमीन में अकाल पड़ रहा है यार। क्या पड़ रहा है? यहां अकाल। समझ पा रहे हैं आप लोग कि कैसी शासन व्यवस्था लाई गई होगी? और वो शासन व्यवस्था का नाम क्या है? द्वैध शासन। क्या था ये द्वैध शासन? सुनो ध्यान से। जो लीडर हैं ऊपर में, ये 2 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के लोग हैं भाई? 2 प्रकार के लोग हैं। यहां पर 2 प्रकार के लोग अभी बैठे हुए हैं, हेड। एक कौन? अंग्रेज। एक कौन है भाई? अंग्रेज। और दूसरा कौन है? नवाब। नवाब को जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करेगा? शांति व्यवस्था बना के रखेगा, शांति व्यवस्था, और राज्य शासन सुचारू रूप से चलाएगा। मतलब जनता का पालन पोषण कौन करेगा? जनता को पालने का काम किसका है? पालने का कार्य नवाब का। तो जनता किसको जानेगी? अपने राजा के तौर पर जनता किसके पास परेशानी लेके जाएगी? नवाब के पास। शांति व्यवस्था बनाए रखना, शासन को सुचारू रूप से चलाना, यह सब काम किसका है? नवाब का। शांति व्यवस्था, शासन को सुचारू रूप से चलाना, और जनता की परेशानियों का हल करना, नवाब। और अंग्रेजों का काम क्या? अंग्रेजों को ज्यादा कुछ काम नहीं मिला, छोटा सा काम मिला। क्या काम मिला इसको? सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी, और दूसरा कर वसूलने की जिम्मेदारी। कर वसूलना, बस। कुल मिलाकर के शक्ति, राजनीतिक और
सैन्य शक्ति किसके पास चला गया, और आर्थिक रूप से समृद्ध कौन हो रहे हैं, अंग्रेज। बंगाल के नवाब को जनता क्या सोच रही है, यहां जनता, यहां नीचे में बेचारी जो जनता है, जो आम आदमी है, आम आदमी यही सोच रहा है ना कि मेरा राजा मेरे लिए काम करेगा, मैं राजा को पैसा दे रहा हूं। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये राजा तो खुद नौकर बना हुआ है, 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पा करके। नवाब को पूरा जितना भी टैक्स कलेक्ट हो जाए जनता से, उसमें से 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के तौर पर दिया जाता है नवाब को, बाद में 12 लाख और 10 लाख रुपए, और नवाब उसके एवज में जनता के सामने बड़ा क्या है, राजा बन के घूम रहा है। जनता आ रही है, मालिक वो हमारे खेत की तरफ आजकल पानी नहीं आता, नहर बनवाना था, बनवाएंगे। कहां से बनवाएगा भाई, तेरे औकात से बाहर की बात हो गई है। वो मालिक वो अंग्रेजी सेना क्या है, कभी भी इधर में घुसे चले आते हैं, कभी वहां पर अपना ट्रेनिंग करे, कभी यहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, बोले हाँ हाँ ठीक है करेंगे। क्या करेंगे, पूरा सैन्य शक्ति किसके पास है, अंग्रेजों के पास। तो कुल मिलाकर के राजनैतिक आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से हावी हो गए कौन, अंग्रेज। और ये सामाजिक रूप से खाली नवाब दिख रहा है। अच्छा, अंग्रेजों ने एक और काम किया, जबरदस्त काम, क्या पता है, ये सैनिकों में भी उन्होंने भर्ती किसको किया, भारतीय लोगों को। 1:5 के रेशियो में भारतीय लोगों को अब वो भर्ती करना चालू किए। अब भारत के लोग क्या बोल रहे हैं, अरे वाह अंग्रेज कितने अच्छे नौकरी दे रहे हैं। अबे तेरे देश में तेरे को नौकरी दे रहा है वो, इससे बड़ी घटिया बात क्या हो सकती है, बात को नौकरी दिया। भारतीय लोगों के मन में कैसे शासन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कर वसूलने के लिए भी भारतीय लोगों को नियुक्त किया, सैनिकों में भी और कर वसूलने में भी क्या, भारतीयों की नियुक्ति। अब भारतीयों की नियुक्ति, समझ रहे हो लोग कितना ज्यादा षड्यंत्रकारी लोग हैं ये लोग, कितने खतरनाक षड्यंत्रकारी लोग हैं ये लोग, भारतीयों की नियुक्ति की। अब देखो, इमेजिन करो यार कि एक आदमी जिसका नाम है क्या, एक आदमी जिसका नाम इमेजिन करो हॉलवेल टाइप, मिटकिंसन टाइप, ठीक है, कुछ भी ऐसा वॉटसन टाइप का नाम इमेजिन करो, और वो जाएगा और जा करके बोलेगा कि हाँ जमींदारों, मैं आप लोगों से वो टैक्स लेने आया हूं नवाब के बिहाफ में। जनता देखेगी कि एक अंग्रेज पैसा लेके जा रहा है। अंग्रेजों ने क्या किया, रामू श्यामू काकू टाइप के लोगों को नियुक्त करके, जाओ भाई पैसे ले करके आओ। अब जनता क्या देख रही है, पैसे लेने कौन आ रहा है, हिंदुस्तानी आदमी आ रहा है। लेके किसके पास जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है यार, लेके किसके पास आप लोगों को पता चला कि जैसी ही गवर्नमेंट बनी उसके बाद फिर पेट्रोल का रेट धीरे धीरे बढ़ गया, गैस का रेट धीरे धीरे बढ़ गया। पहले भाई साहब ने अनाउंसमेंट किया कि जितने लोग सक्षम हैं वो क्या करें, अपनी सब्सिडी त्याग दे। हाँ बिल्कुल सही काम किया था उन्होंने। एक राजा अपनी प्रजा से, या कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी हमसे इस प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं, हमको अपने देश के प्रति इतना करना चाहिए, यदि सक्षम है तो सब्सिडी ना लें। बिल्कुल उन्होंने कहा, बहुतों ने सब्सिडी छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या वादा किया गया कि भाई पेट्रोल का रेट पहले बढ़ेगा लेकिन सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगा, और सब्सिडी आता था 273 रुपए समथिंग आता रहता था। धीरे धीरे वो सब्सिडी पता नहीं कैसे 15 रुपए तक हो गया था। पता चला तुम लोग को कुछ, धीरे धीरे हमारी मानसिकता बनते जाती है। एक टाइम था जब 70 से 75 रुपए हुआ तो पेट्रोल महंगा लगता था, अब गलती से पेट्रोल 90s में मिल जाए तो हमें सस्ता लगने लगेगा। ये मानसिकता, सोच है केवल। 100 से ऊपर इतने दिनों तक जब भरवा रहे हो ना भाई साहब, तो अचानक अगर वो 99 भी दिखेगा तो आपको सस्ता ही दिखाई देगा, आपकी आंखों को सुखद अनुभव होगा। पार्टी कोई भी रहे, मैं भाजपा कांग्रेस नाम नहीं लूंगा, जो भी रहे, दोनों का वही हाल है, दोनों वैसे ही करते हैं। लेकिन राजा और प्रजा के बीच का डिफरेंस, वो शासक वर्ग है। लोगों के बीच धीरे धीरे जो गैस का रेट बढ़ा उस पर बात नहीं होगी। अबे जाना था बे 200 रुपया कम हो गया गैस, 4.5 साल तक वसूल लिए हैं। अभी 6 माह के लिए तुमको अगर दे भी देगा 200 रुपए का छूट, तो उसका चुनाव खर्चा तो निकल चुका है ना भाई साहब। तो ये सारी चीजें ध्यान से समझेंगे, ये सारी चीजें यहां पर आप इतिहास पढ़ करके अपना बुद्धि खोलो, समझो। ये लोग वास्तविक में अब शासक बन गए हैं, लेकिन हमारी जनता को, मतलब हम लोगों को, इन लोगों को मूर्ख व्यक्ति मत समझना, हम भी वही हैं अभी। इनको बंगाल की जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि अंग्रेज कैसे लूट रहे हैं।
एक बड़े भैया आएंगे हमारे दादाजी, दादा भाई नौरोजी, वो लिख करके समझाएंगे इक्वेशन बना बना के, क्या बोलते हैं उसको, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या बोला जाएगा उसको, धन निष्कासन का सिद्धांत। अभी भारतीयों को लग क्या रहा है, अंग्रेजों ने नौकरी दिया, अंग्रेज नौकरी दिए, सैनिक बनाए, अंग्रेजों ने मालगुजारी दी, बढ़िया यहां पर हम लोग क्या हैं, टैक्स कलेक्टर बन रहे हैं। लेकिन पैसा अंततः किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास। सोचो ना, इतना बड़ा बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र के नवाब को 50 लाख रुपए मिल रहा है, वो अपनी जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा है, जनता यहां पर भेड़ बकरी की तरह, जानवरों की तरह काम कर करके कमा कमा के दे रही है, और वो पूरा पैसा जा रहा है कहां, ब्रिटेन। तो हमारे यहां की संपत्ति हम कमाएं और हमारे ऊपर ही क्या हो, वो उपयोग हो, तो वो लाभदायक होता है। आप टैक्स पे करो और आपकी सड़क व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, आपके लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुले, तब तो कोई काम का हुआ ना। राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, जो गर्म करके जल वाष्प की भांति टैक्स कलेक्ट करे और मानसून की भांति उतनी वर्षा वापस करे। तो आप जीएसटी दो और उसके बाद फिर सरकार आपके लिए कुछ कार्य करे, जो कि कर भी रही है हमारी सरकार, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। तो अरे इतनी सारी योजनाएं नहीं ला रही है जी, कितने सारे योजनाएं चल रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर है ना उन योजना का फायदा। जनता भी तो वैसे ही मूर्ख है। नरवा गरवा घुरवा बारी कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप गांव को घूम के देखो, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां गौठान के नाम पर सीमेंट का दीवार बना है, वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब उसके लिए हमारे काका थोड़ी जिम्मेदार है भाई, उस गांव का सरपंच जिम्मेदार है ना, या उस गांव के वो महामूर्ख जनता जिम्मेदार है जो उसको एक्टिव नहीं कर पा रही है। हर बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होते, जिम्मेदार खुद जनता भी होती है। तो वैसे ही यहां पर जो है पूरा पैसा कहां जा रहा है, ब्रिटेन। 1767 के बाद से पैसा हमारा कहां जाना चालू हो गया है, ब्रिटेन। और हम लोग को पता कब चलेगा कि हम लोग का पूरा पैसा जा रहा है करके, 1857 का टाइम। 100 साल लग गए हम लोग को जानने में कि पैसा खत्म हो रहा है भारत देश का। समझ में आई बात, हाँ कि ना। इस तरीके से द्वैध शासन ने भारत को धीरे धीरे बद से बदतर स्थिति में लाया और बंगाल में अकाल पे अकाल पड़ने लगे। अगर किसान कमा कमा दे रहे हैं लेकिन किसानों के लिए उचित व्यवस्था ना की जाए तो अकाल तो पड़ेगा ही। अकाल हमेशा प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित भी होते हैं, और ये यहां पर मानव निर्मित अकाल पड़ा था। और मैं अभी इसके बाद में जो है जब बंगाल के गवर्नर वाला अध्याय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यहां पर कैसे कैसे गवर्नर रहे, उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार किया बंगाल के लोगों के ऊपर। ठीक है बात। अंततः 1775 में बंगाल की नवाबी खत्म कर दी गई और बंगाल का गवर्नर धीरे धीरे से कुछ परिवर्तन ऐसे आएंगे कि वो पूरे भारत का गवर्नर कहलाएगा और हम बंगाल को संपूर्ण भारत के तौर पर पढ़ना फिर चालू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम भारतीय इतिहास में, भारत के आधुनिक इतिहास में फिर 1775 से आगे बढ़ें, गवर्नर के साथ आगे बढ़ें, हम वापस जाएंगे और आरंभ करेंगे कल से मराठा शक्ति का उदय, अर्थात वीर शिवाजी से पढ़ना चालू करेंगे और अंग्रेजों और मराठा के बीच के संघर्ष को समझेंगे। कल का हमारा मुद्दा क्या बनने वाला है, मराठों का उदय। ठीक है बात, चलिए।